हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक क्षितिज का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपना पहला लेसन दो बेलों की कथा पढ़ चुके हैं। तो आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ल्हासा की ओर। अब ल्हासा एक जगह का या शहर का नाम है जो तिब्बत की एक राजधानी है, यानी उसकी कैपिटल है। और इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। तो हम इस लेसन को स्टार्ट करें उससे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी लेंगे, यानी उसके बारे में जानेंगे और लेखक का परिचय पढ़ेंगे। ल्हासा एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, जिसकी यात्रा लेखक करके आए हैं। यानी ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी लेखक उसकी यात्रा करके आए हैं, उसकी जर्नी करके आए हैं। तो उसके बीच में जो कठिनाइयाँ आई, जो डिफ़िकल्टी आई, उसके जो कठिन रास्ते थे, उसके बारे में कैसे उन्होंने अपनी यात्रा की, उसके बारे में इस पाठ में बताया है। तो आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे। इस लेसन को पढ़ें उससे पहले उसके बारे में जानेंगे और लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो लेखक का नाम है राहुल सांस्कृत्यायन और इसके लेसन का नाम है ल्हासा की ओर। तो राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 यानी 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा ननिहाल में हुआ। और उनके ननिहाल का नाम था पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था, यानी उनका जो मूल रूप से गांव कनेला था। यानी उनका ननिहाल उनकी माँ का गांव और उनका पैतृक गांव यानी उनके पिता का गांव। तो उनका जो पिता का गांव है वही उसका मूल रूप से गांव है, उसका नाम है कनेला। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। किसका? राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई, जो सभी उत्तर प्रदेश में है। सन 1930 में यानी 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। यानी उनका मूल रूप से जो नाम था वो मूल नाम क्या था? केदार पांडे था। उसके बाद जब श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। महापंडित क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अनेक भाषाओं की जानकारी रखते थे। सन 1963 यानी 1963 में उनका देहांत हो गया। जन्म हुआ उनका 1893 और मृत्यु हुई 1963 यानी 1963 में। तो लगभग उनका जीवन काल रहा 70 ईयर्स यानी 70 वर्ष का उनका जीवन काल रहा। राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनमें मुख्य रूप से हैं मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, गुम्मक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। यानी ये रचनाएं उन्होंने की। उसके बाद है साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग
150 है, 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी जो बहुत सी चीज़ें खो गई थी, उनकी चर्चा नहीं थी, उनको वापस लाकर उनको फिर से लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। लुप्त प्राय यानी जो गुम हो चुकी हो। ठीक है। उसके बाद है यात्रा वर्त लेखक में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी बहुत अधिक है। उन्होंने यात्रा वर्तान में बहुत सी साहित्य की रचना की है। उन्होंने गुम्मकड़ी का शास्त्र रचा है। गुम्मकड़ी यानी जो घूम कर जिसका हम अनुभव एक्सपीरियंस ग्रहण करते हैं, उसको गुम्मकड़ी का शास्त्र बोला जाता है, क्योंकि वो एक रियलिटी लाता है। तो उसके बारे में उन्होंने शास्त्र की अधिकतर रचनाएं की है, और उनमें होने वाले लाभों का विस्तार, यानी जो प्रॉफिट होता है, उनसे जो फायदा होता है, उसका विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही गुम्मकड़ का उद्देश्य बताया है। यानी राहुल जी ने बताया है, राहुल सांस्कृत्यायन ने बताया कि गुम्मकड़ का उद्देश्य है, यानी मंजिल के स्थान पर वो गुम्मकड़ को, यानी जो जर्नी होती है, उसको ही इसका मुख्य उद्देश्य बताया है, लक्ष्य बताया है। गुम्मकड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। मतलब उसके विभिन्न क्षेत्रों को इसमें प्रस्तुत किया है। यानी एक तो भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें प्रकृति की जो चीज़ें आती है, उसके अलावा जनजीवन, जो मनुष्य कैसे रहता है, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बखूबी बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। अब इसके बाद इस पाठ के बारे में थोड़ा इसका संक्षिप्त रूप में जानते हैं कि इसमें क्या बताया है। इसमें बताया है पाठ में कि पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। इसमें बताया कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जो अपना पाठ है ल्हासा की ओर, यह अंश जो है, इसका भाग जो है, पार्ट जो है, राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यानी उन्होंने जो प्रथम तिब्बत यात्रा की थी उसकी वह लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते से की थी। यानी नेपाल से होकर जो रास्ता जाता है तिब्बत के लिए, उसके लिए की थी। और ये की थी 1929 और 30 में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, यानी उस टाइम में परमिशन नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की। भिखमंगे के यानी जो भिखारी होता है, जो मांग कर अपना पेट भरने वाले होते हैं, उसके रूप में की थी। छद्म यानी जो एक धोखेबाज टाइप है ना। उसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। जो ल्हासा की ओर, तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, यानी तिब्बत की कैपिटल का नाम है ल्हासा, तो उसकी ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। बहुत ही मतलब जो एक तरह से अच्छे मनोरंजक होती है उसको। दुर्गम रास्ते यानी कठिन रास्ते, जो डिफ़िकल्ट रास्ते होते हैं, जिसमें चलने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कहीं खड्डा आ गया, कहीं पहाड़ी आ गई, कहीं नदी आ गई, उनको दुर्गम रास्ते बोलेंगे। कहीं पत्थर आ गए, है ना। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी इस यात्रा वृत्तांत के दौरान वहाँ का समाज कैसा था, कैसे लोग थे, कैसा उनका रहन सहन था, कैसे वो अपना समाज को चलाते थे, कैसी उनमें प्रथाएं थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी तिब्बती समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस यात्रा वृत्तांत के दौरान। तो अब हम इसका लेखक परिचय हो गया,
तो हमें इसका लेखक परिचय की भी पढ़ना है। उसके जन्म मृत्यु, राहुल सांस्कृत्यायन की जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन से रचनाएं की, कौन से साहित्य लिखे, उनको थोड़ा हमें याद करना है। इसके बाद आज का जो लेसन है राहुल सांस्कृत्यायन का, ल्हासा की ओर, जो एक यात्रा वृत्तांत है। यानी उन्होंने ल्हासा की ओर का मतलब यही है कि ल्हासा एक जगह का नाम है और उस जगह में राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी यात्रा की। नेपाल के रास्ते से उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, उसकी कैपिटल है ल्हासा। और उसकी यात्रा की, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो अब हम लेखक का परिचय पढ़ चुके हैं, थोड़ा संक्षिप्त में इस लेसन के बारे में जान चुके हैं। अब हम विस्तृत रूप से इस लेसन के बारे में, पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम आता है ल्हासा की ओर। तो देखो, ल्हासा की ओर वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, यानी एक जगह का नाम है फरी कलिंगपोंग, यह एक जगह का नाम है। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी जो नेपाल में और हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें आती थी वो तिब्बत के रास्ते से ही जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। यह व्यापार करने का ही नहीं बल्कि यह सैनिकों का रास्ता भी था। इसलिए यहाँ पर जगह जगह चौकियां, यानी चौकियां जो होती है ना, जहाँ पर फौजी तैनात होते हैं, जहाँ पर पहरेदारी की जाती है, और किले बने हुए थे। किले जो पुराने भवन होते हैं उनको किले बोले जाते हैं। बड़े बड़े भवन होते हैं जो स्पेशल सैनिकों और पहले राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन यानी सेना, पलटन मतलब सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, यानी ढह गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। दुर्ग के किसी बाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। आबाद मतलब जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे आबाद शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब जिसमें कुछ लोग रह रहे थे, यानी थोड़ा तैयार हुआ। एक तो पुराने हो गए जिनमें कोई नहीं रहते, एक परित्यक्त थोड़ा सा नया सा, तैयार मतलब थोड़ा रेडी, है ना। चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, यानी उसमें कुछ लोग रहते थे, इसलिए उसको परित्यक्त बोला गया है। अब चाय पीने के लिए ठहरे, ये लेखक बता रहा है कि हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, क्योंकि लेखक की तो तिब्बत की यात्रा कर रहा था ना। हाँ, तो वही तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें थी, यानी बहुत सी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, और कुछ आराम की बातें भी थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और नहीं औरतें पर्दा ही करती थी। पर्दा मतलब एक तरह से जो लेडीज होती है वो अपने मुंह को, फेस को ढकती है, वह पर्दे वाला सिस्टम वहाँ नहीं था। और ना ही वहाँ पे जाति पाति का कोई सिस्टम था, और ना ही छुआछूत का सिस्टम था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। यानी जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं उनको कि भाई ये चोरी ना कर ले जाए, इसके लिए वो अंदर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते थे, अंदर जा सकते थे, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, अनजान हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, चाय टी, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा
नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, टोटीदार बर्तन को मिट्टी का जो बना हुआ टोटीदार, जिसमें टोटी लगी होती है, नल लगा होता है, उस बर्तन को हम खोटी बोलते हैं। वहाँ बोला जाता है तिब्बत में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। यानी चौड़ी एक चाय बनाने का जो स्टोव टाइप होता है ना पकाने का, उसमें हम चाय बनाते हैं, उस बर्तन को हम चौड़ी बोलेंगे। तो तैयार हो जाने पर भी मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, तो तब आप उसे देख भी सकते हैं। यानी वहाँ के लोगों में इतना छुआछूत भेदभाव, इतना किसी को धोखा देना, ऐसी बातें उन लोगों में नहीं थी, तिब्बत के लोगों में नहीं थी, ऐसा लेखक ने महसूस किया और वही इस पाठ में लिखा है। इसके बाद देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम, यानी जो एक आबाद किला था जिसमें थोड़े बहुत लोग रहते थे, उस किले में जब हम रुके थे, उस किले से जब हम चलने लगे, आगे की यात्रा हमें करनी थी, हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब ये राहदारी होती है, मतलब राहदारी मांगने आया, तो हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। राहदारी मतलब एक परमिशन लेटर होता है, अनुमति पत्र होता है कि आप जहाँ से जा रहे हैं, यानी नदी पार करने के लिए एक अनुमति पत्र की, एक परमिशन लेटर की आवश्यकता होती है, उसे हम राहदारी बोलेंगे। तो हमें जो 2 चिट मिली थी, चिटियाँ जो कागज़ के टुकड़े, वह हमने उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला एक तिब्बती सीमा का एक स्थान का नाम है, तो वहां हम पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो वहाँ लेखक को, राहुल सांस्कृत्यायन को वहाँ पर मिला था, उसका नाम सुमति रख लिया था राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी सुविधा के लिए, बोलने की सुविधा के लिए सुमति नाम रख लिया था। और भिखमंगे भी ठहरने के लिए अच्छी जगह, भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी हम भिखमंगे के वेश में थे, लेखक भिखमंगे के भिखारी के वेश में थे, फिर भी उन्हें अच्छी जगह मिली, क्योंकि सुमति के जान पहचान के आदमी थे और सुमति लेखक को रास्ते में एक जगह मिला था। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे ने एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति यानी मन में जो धारणा बना रखी है, मन की धारणा, मनोवृत्ति मन की धारणा, जो मन में सोचता है उससे उसकी मनोवृत्ति बोला जाता है। जो अच्छा सोचता है उसकी अच्छी मनोवृत्ति होती है, जो बुरा सोचता है उसकी बुरी मनोवृत्ति मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। यानी छंग एक प्रकार का उनका पीने का जो पेय पदार्थ होता है, उसमें थोड़ा मादक पदार्थ होता है, उसको पीकर वह बहुत कम लोग होश और हवास को दुरुस्त रखते थे। दुरुस्त यानी सही रख पाते थे। तो इसके लिए छंग एक मादक पदार्थ है, तो उसको पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते थे, यानी सही रख पाते थे अपने विचारों को, अपने भावनाओं को। अब हमें सबसे विकट ढाड़ा
सबसे विकट ढांगा ठोंगला पार करना था। ढाड़ा क्या है? ऊंची जमीन, एक ऊंचा स्थान, एक ऊंची जगह, एक ऊंचे स्थान का नाम ढाड़ा है, तो वह हमें पार करना था। ढाड़ा। ढाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की ज़मीनें हैं, यानी वहाँ पे कई तरह की गड्ढे खाइयाँ ऐसी होती हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव गिराव नहीं होते हैं, यानी बहुत अधिक खाई, बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण एक ऊंचाई के स्थान को हम ढाड़ा बोलते हैं, जो ऊंचाई पर स्थित हो और उसके नीचे गहरी खाइयाँ हो, तो उसके कारण उनके तरफ मीलों तक, यानी मील एक दूरी नापने का इकाई है, दूरी नापने की इकाई मील है, जैसे किलोमीटर मीटर ऐसे है ना। तो मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। यानी अगर हम देखेंगे तो एक साइड पहाड़ के कोने आ जाते हैं और या फिर नदियों के मोड़ आ जाते हैं, उसके कारण हमें दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, बहुत दूर तक हम नहीं देख सकते थे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। डाकू जो लूट पाट करते हैं, आदमियों को लूटते हैं, घरों को लूटते हैं, तो यही उनके लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ वह अच्छे से लूटपाट कर सकते हैं। तिब्बत गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। निर्जन यानी जहाँ पे कोई जन नहीं रहता है, जन यानी आदमी, जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता हो उसे निर्जन बोलते हैं, निर्जन, सुनसान। ठीक है। मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था, यानी उनकी कोई फिक्र नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती है और वहाँ गवाह है भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल की जगह बंदूक लिए फिरते हैं। यानी वहाँ पे जैसे कोई हथियार खरीदते हैं, कोई बंदूक खरीदते हैं, पिस्तौल खरीदते हैं, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, यानी उनका लाइसेंस वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वहाँ पर हर कोई बंदूक, पिस्तौल और लिए फिरता है, यानी सबके पास बंदूक, पिस्तौल है। उस टाइम पे कोई लाइसेंस वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं थी। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। थोंगला एक गांव स्थान है, गांव है, कुछ भी मान लीजिए, एक जगह है। उसके पास लेखक को पता चला कि उसके पास खून हो गया है, यानी किसी का मर्डर हो गया है, किसी की हत्या हो गई है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो भिखमंगे थे। उनको, लेखक को कम डर था, क्योंकि वो भिखारियों को इतना वो नहीं करते थे। जिनके पास रुपए पैसे होते थे उनके पास ही ये डाकू लूट करते थे। इसलिए लेखक को इतना डर नहीं था, क्योंकि वो एक भिखारी के वेश में थे, इसलिए उसे कम डर था। ठीक है। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, कुची कुची मतलब दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी जब भी कभी उन्हें शक होता है कि ये डाकू हो सकते हैं, उस टाइम पे वह अपनी टोपी उतार देते लेखक और उसके साथ जो थे, और जीभ निकाल कर कुची कुची बोलते। कुची कुची का मतलब होता है दया दया, रहम। एक पैसा कहते कि भाई एक पैसा दो, कहते भीख मांगने लगते, जिससे जो उनके पास जो डाकू की लगने वाले जो लोग होते, उनको उनके बारे में शक नहीं होता। तो ऐसी ये एक चाल कह सकते हैं, ऐसी चाल लेखक खेलते। इसके बाद है लेखक पहाड़ की ऊंची चढ़ाई। इसके बाद लेखक लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, यानी उनको सामान भी लेकर चल रहे थे लेखक, उनको सामान की आवश्यकता भी थी, कुछ खाने पीने का, पहनने का। ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान था,
तो उसको लाद कर कैसे चलते, ऐसे बोल रहे हैं लेखक। और अगला पड़ाव 17 यानी 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। लंकोर दूसरी जगह का नाम है जहाँ लेखक को जाना था। तो उसने सुमति से कहा कि 2 घोड़े कर लो, यानी 2 घोड़े कर लो, उन पे बैठ उस पे सामान भी रख के लेंगे और उन पे चढ़कर हम आसानी से चल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढांगे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढांगे के ऊपर जा पहुँचे। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी। डाढ़ा एक जगह का नाम है। पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे, यानी हम जिस जगह थे ऊंचाई पर है तिब्बत, तो जहाँ हम खड़े थे वहाँ 17-18,000 फीट ऊंचाई थी। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम, दक्षिण यानी दक्षिण, साउथ, पूर्व ईस्ट और पश्चिम वेस्ट की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत मतलब जहाँ पे बर्फ जमी हुई थी, श्वेत यानी सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के, शिखर यानी चोटी, वो चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे मतलब टीले के आकार का एक ऊंचा स्थान। भीटे का मतलब है यहाँ जो टीला होता है, कोई भी मिट्टी का, पत्थर का, मिट्टी का होता है या बर्फ़ का होता है, उसके आकार वाले बिल्कुल नंगे थे, यानी उन पर कुछ भी नहीं था। वो स्थान भी हम बहुत से स्थान आए और चले गए थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान यानी ऐसे श्वेत शिखर भी थे, उनके अलावा बहुत से ऐसे भी जहाँ भी ना बर्फ़ था ना कोई हरियाली थी, केवल वो एक टीले के आकार के थे, यानी बस ऊंचा स्थान था वह केवल। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान जो यानी सबसे ऊंचा स्थान पर ढांडे के देवता का स्थान था। ढांडे 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 के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी पहले हम ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और अब हमें नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतरने में जितना हमें चढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है उतना उतरने में नहीं होती। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, लेकिन और उसे मारना मैं उसे लेखक बोल रहा है कि उसे मैं मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह कुछ पिछड़ गया, यानी पीछे रह गया। मैं दोनिक्वस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। दोनिक्वस्तो कौन है? दोनिक्वस्तो एक स्पेनिश यानी स्पेन का उपन्यासकार है। सार्वेतेज उसका नाम है, उपन्यासकार सार्वेतेज। 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन उनका एक उपन्यास का नाम है डॉन क्विक्जोट का नायक है जो घोड़े पर चलता है। तो लेखक ने अपने आप को उसकी संज्ञा दी है, यानी कि मैं उसकी तरह चल रहा हूँ, है ना। दोनिक्वस्तो की घोड़े पर की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया, यानी और धीरे हो गया।
एक दो जगह रास्ते फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। तो लेखक तो आगे जाकर एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, जबकि लेखक बाइने वाले रास्ते पे चला गया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर था। मैं तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति जो लेखक के साथ यात्रा कर रहे थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोल थे। मंगोल एक जाति का नाम होता है। तो सुमति भी मंगोल जाति का था। और वह अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे होते हैं जो अपने जो गाय भैंस होती है उनके गोबर से बने, जिनको हम सुखाते हैं और उसके बाद उनको जलाने के काम में लेते हैं। तो सर्दी थी तो वह उससे मतलब अपने को ताप देने लगे। ठीक है, गाय भैंस के गोबर से कंडे होते हैं, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के रूप में काम लेते हैं। 3-4 बार चाय को गर्म किया है, यह सुमति बता रहा है लेखक को। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा होता है एक प्रकार का सौंफ गरम सूप जो सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी या मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, वह थुक्पा होता है। तो उसके बाद थुक्पा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी एक जगह है, तो उसके विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था। टापू सभी समझते हैं, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगड़ी समाधि गिरी है। तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान वो होता है जिसके हम मेहमान जाते हैं, स्वागत करने वाला। जिसके घर हम जाते हैं उसको यजमान बोलते हैं, और जो जाते हैं उनको मेहमान बोलते हैं। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। गंडा एक वह होता है जो मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, उसको हम गंडा बोलते हैं। मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुँचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की। बरिया बाहरवाहक, जिस पे हम सामान रख के उसको ले जा सके, उसको बरिया बोलते हैं। लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यानी बहुत सख्त कठोर मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लेते तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट यानी सर अपना जो हेड है धूप से जल रहा है, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी
आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में था। मठ यानी जैसे धार्मिक आधार पर कोई उसको बना, जैसे बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके धार्मिक स्थल को मठ बोला जाता है, तो उनके हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। भिक्षु यानी भिखारी, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले गए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया। भिक्षु नमसे में विदाई लेकर चले, यानी नमसे मतलब भिक्षु के वेश में चले। तो आज का अपना यह लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके थोड़े बहुत ये प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर हैं जो हम कल पढ़ेंगे। भाषा का अध्ययन पढ़ना है। और ये नीचे जो पाठ्येतर सक्रियता है, इसमें ये एक गद्यांश दिया हुआ है जो आपको अपठित गद्यांश है जो आपको पढ़ना है और उसका आंसर ये करना है। होमवर्क नोट में करना है। ये चीज़ें अपठित गद्यांश होमवर्क नोट में करना है और प्रश्न उत्तर और भाषा का अध्ययन जो है क्लास वर्क नोट में करना है। इसके बाद हम इसके जो शब्दार्थ हैं, कल इसके शब्दार्थ लिखेंगे। वैसे तो बुक में भी दिए हुए हैं, आप लिख सकते हैं, और कल मैं लिखवा दूंगा, वो भी लिखने हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कल हम अपने ग्रुप में गूगल मीट के माध्यम से पढ़ेंगे, गूगल क्लासरूम में पढ़ेंगे। तो आप हो सके तो सभी क्लास अटेंड करें, सभी को क्लास अटेंड करनी है। धन्यवाद।